नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ज्ञान हिंदी पर। सबसे पहले तो क्या वास्तव में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या एलडीसी आदि की, जिसमें हिंदी जो व्याकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इससे संबंधित हमारी दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास में हमने स्वर वर्णों के विषय में पढ़ा था, अब हम व्यंजन वर्णों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले तो बात ये आती है कि व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, जब जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे फेफड़ों में उठी हुई श्वास वायु है, वो मुख से किसी रुकावट या बाधा, व्यवधान या संघर्ष के बाद हमारे मुख से बाहर निकलती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। और जब कोई हमारे मुख से जब निकलती है तो रुकावट और बाधा, व्यवधान नहीं होता है, तो फिर स्वर कहते हैं। सामान्यतः अगर हम बात करें तो किसी भी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती है उसको व्यंजन कहते हैं, और स्वतः उच्चारित जो ध्वनियां होती हैं उसको हम स्वर कहते हैं। देखिए, हमारी हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्णों की संख्या अगर हम करें व्यंजनों की संख्या, तो 35 वर्णों को व्यंजनों को शामिल किया गया है। हालांकि ये तथ्य है, अब ये गलत ही साबित होता है, क्योंकि कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आई थी, तो उसमें वर्ण विचार पीछे दिए गए थे, तो उसमें व्यंजनों की संख्या है वो 37 हो गई थी, यानी ड और ढ दोनों को शामिल कर लेने के बाद में, और इनकी संख्या है वो 37 हो गई थी, है ना। इनको हम तीन अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो हम पहले जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, दूसरों को अंतस्थ कहते हैं और तीसरे को उषम कहते हैं। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। देखिए, जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण अगर हम करते हैं, करने पर श्वास वायु सर्वप्रथम हमारे मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती करती है, उसके बाद में हमारे मुख से बाहर निकलती है, तो वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों को कुल हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। इन 5 वर्गों में विभाजित करने के कारण इन वर्णों को यानी व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क वर्ग में 5 आते हैं, क, ख, ग, घ और ग। च वर्ग में 5 आते हैं, ट वर्ग में 5 आते हैं, त वर्ग में 5 आते हैं और प वर्ग में 5 आते हैं। यानी कुल मिलाकर के इनकी अगर संख्या देखी जाए तो 25 हो गई है। 25 संख्या हम गिनते हैं। लेकिन ड के नीचे जो नुक्ता है ये लगी हुई है, ढ के नीचे भी नुक्ता लगी हुई है, इन दोनों को जोड़ लेने से इनकी संख्या है वो कितनी हो गई? 25 से 27 हो जाती है। आगे हम बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर स्थित। अर्थात जब किसी व्यंजन का उच्चारण करने पर सर्वप्रथम हमारे मुख के अंदर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और उसके बाद जो है वो श्वास वायु है वो मुख के बाहर निकलती है, तो इनको हम अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। उत्सम व्यंजन किसे कहते हैं फिर? उत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। यानी जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु हल्की सी गर्म हो जाती है, और वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? उत्सम व्यंजन कहलाते हैं। उत्सम व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से ये 4 होते हैं? ये 3 तरह के तो स इसमें आते हैं, और एक है वर्ण है, इसको उत्सम व्यंजनों में शामिल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। हिंदी में संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं, जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये 4 होते हैं। ये किन किन के योग से बनते हैं? जैसे अक्षय है वो क और श के योग से बनता है। त्रय है वो त और र के योग से बनता है। और बात करें ज् की तो ज और य के योग से बनता है। और श्रय की बात करें तो ये स और र के योग से बनता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कह देते हैं।
हम अगर देखें हमारी हिंदी भाषा में इन संयुक्त व्यंजनों को जब हम लिखते हैं, तो इन संयुक्त व्यंजनों को आजकल जो प्रचलन चल पड़ा, वो अलग-अलग लिखते हैं, तब इनको शुद्ध माना जाता है। पहले जोड़ करके लिख देते थे, लेकिन आजकल ये है कि अलग-अलग अगर इनको लिखें, तो ये ज़्यादा शुद्ध शब्दों के अंतर्गत आएँगे। अब देखिए, विद्या शब्द को पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन विद्या का शुद्ध रूप है, वो ऐसे लिखा जाएगा। पद्धति शब्द है, इसमें ध है, वो हमने यहाँ लगाया। अब इस रूप को गलत मान करके और पद्धति शब्द है, उसको ऐसे लिखना शुद्ध माना जाता है। तो ऐसे ही चिन्ह शब्द हैं, उद्देश्य हैं, ब्राह्मण हैं, इनको अलग-अलग लिखने की प्रथा है, वो चल पड़ी। तो ये जो शब्द हैं, ये बिल्कुल शुद्ध माने जाते हैं। आगे हम बात करें आगत व्यंजन। आगत व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं, जो फारसी ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, यानी फारसी ध्वनियों के अंतर्गत अगर हम करें, तो इनके नीचे हैं पैर में यहाँ नुक्ता लगती है और इससे अर्थ भी उसका बदल जाता है। देखिए, बात करें कि सबसे पहले नुक्ता है वो लगाने का जो कार्य है, प्रथा है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजा शिव प्रताप सितारे हिंद ने इसका प्रयोग किया था। अब बात करते हैं नुक्ता से अर्थ का अर्थ है वो बदल कैसे जाता है। जैसे राज शब्द ऐसे अगर हम लिखते हैं जिस बिना नुक्ता के, तो इसका अर्थ शासन होता है, लेकिन इसके नीचे अगर नुक्ता लग जाती है तो इसका मतलब फिर ऐसे हो जाता है। फण सांप का सिर होता है और फन के नीचे अगर नुक्ता लग जाती है तो इसका अर्थ कला हो जाता है। खाना भोजन होता है, खाना के नीचे अगर नुक्ता लग गई तो स्थान, ये शब्द है, यह स्थान को संबोधित करता है। जैसे आपने शब्द सुना होगा, जैसे ये लिखते हैं हम दवा खाना, ये शब्द लिखते हैं, तो इसके नीचे यहाँ नुक्ता लगी होती है। दवा मिलने के का जो स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उसको हम दवा मिलने का स्थान कह देते हैं, यानी नुक्ता लगते ही इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे जाली का अर्थ हो गया जाल, लेकिन जाली के नीचे नुक्ता लग जाए तो जाली नोट जो होता है, यानी नकली हो जाता है इसका अर्थ। जरा का अर्थ बुढ़ापा होता है, लेकिन जय के नीचे नुक्ता लग जाए तो इसका अर्थ थोड़ा हो जाता है। तो ये भी प्रथा चली है। अब नुक्ता जिनके नीचे लगे होते हैं, उनको हम आगत वर्ण कहते हैं हिंदी में। आगत व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं वो। अब अगर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करें, तो मुख्य रूप से इनका वर्गीकरण है वो दो आधारों पर कर सकते हैं। जैसे पहला अगर हम करें तो उच्चारण स्थान के आधार पर कर सकते हैं, और दूसरा प्रयत्न के आधार पर कर सकते हैं। उच्चारण के आधार पर अगर हम देखें, तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई भी अंग सर्वाधिक अगर सक्रिय हो जाता है, तो वो उसका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। ये बात सबसे पहले अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने इनको याद करने के लिए कुछ सूत्र बनाए थे, जो संस्कृत में हैं। जैसे अकु विसर्जा नाम कंठ, इसका अर्थ हो गया ए आ के वर्ग पूरा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अच्छा, इसके एक नोट भी है कि भोलानाथ जो तिवारी है ना, जैसे आधुनिक जो विद्वान हुए, उन्होंने कंठ्य वर्णों को कोमल तालु वर्ण के नाम से भी पुकारा है। ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछ सकता है। तालु को तालव्य वर्ण कहते हैं और इचुषा नाम तालु, ये संस्कृत का एक सूत्र है। अगर याद कर लेते हैं तो आपको ये वर्ण याद हो जाएंगे, जिसमें ई छोटी और बड़ी, च वर्ग पूरा, ये और स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। भोलानाथ तिवारी जैसे विद्वान हुए या आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हुए, उन्होंने तालव्य वर्णों को कठोर तालव्य वर्ण कह करके भी पुकारा है। फिर बात करते हैं मूर्धा स्थान, यानी इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। संस्कृत में एक सूत्र मिलता है ऋटुषाणाम मूर्धा, जिसमें री टे वर्ग पूरा, ड और ढ दोनों इनमें भी शामिल कर लिया जाता है इनको, और र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। दंत्य जो वर्ण है, इनका एक सूत्र है लिरतुला सा नाम दंता। तो लरी, ये तो संस्कृत में काम आता है, हिंदी में काम नहीं आता। तय वर्ग पूरा, ल और स, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? दांत से होता है। अब कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण।
अपू पदमानिया नाम होस्टो, यानी ऊ पे वर्ग पूरा, इनका नाम, इनको हम क्या कहते हैं, कह देते हैं, इनका उच्चारण स्थान होठ से होता है। और एक अर्ध विसर्ग का ये ऐसे चिन्ह लगा होता है जिनको अपू पदमानिया नाम वर्ण कह देते हैं, जिसमें पे और फे आते हैं। नासिक के जो वर्ण हैं, इसमें एक तो ये जो जो भी वर्ग के साथ पांचवें वर्ण होते हैं, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण जो होते हैं वो नासिक के वर्ण होते हैं, और अनुस्वार होता है वो भी नासिक के वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें कि अगर इस तरह का पेपर में अगर कोई प्रश्न आ जाए और हमें उनमें दो दो उच्चारण स्थान देखने को मिले, एक तो वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो दिया हुआ हो और उसमें उच्चारण स्थान एक तो उनके मूल उच्चारण स्थान, अगर इस तरह का प्रश्न अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो आपको, अगर नासिक के वर्ण साथ में नासिका दिया हुआ हो तो उच्चारण में दोनों विकल्प दिए हो तो आपको नासिक का उत्तर है वो सही मानना है। आगे बात करते हैं हम। जैसे ये प्रश्न दिया गया है जिसमें अलग अलग तरह के उत्तर दिए गए हैं। जैसे ये इस वर्ण का उच्चारण है वो इस ध्वनि के साथ किया जाता है, इसको न और ग की ध्वनि है वो निकलती है। अगर ये वर्ण पूछ ले कहाँ से है, तो अगर नासिका नहीं दिया हुआ तब तो इसको मूल जो इसका उत्तर है वो हमें मानना है कंठ। अगर नासिका आ जाए तो फिर नासिका, दोनों ऐसा ऑप्शन हो तो दोनों, कंठ और नासिका, काकल और वत्स, ये चारों ऑप्शन हो तो हमें नासिका उत्तर है वो सही मानना है। आगे बात करते हैं। ए देतो कंठ तालु, ए और आई है इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ है उसका कंठ और होठ, कंठोष्ट वर्ण इसको कहते हैं। दंतोष्ट वर्ण में वकारस्य दंतोष्टम, यानी वह वर्ण है इसका उच्चारण स्थान दंत और होठ से होता है। जीवा मूल्यम, जीवा मूल्यम वर्ण, यानी क और ख के आगे इस तरह का चिन्ह लगा हो तो इसको हमें जीवा मूल इसका मूल स्थान मानना है। अब कई आधुनिक विद्वान हैं वो उनके उच्चारण स्थान है वो अलग भी मानते हैं, जैसे काकल्य वर्ण में है और विसर्ग को शामिल करते हैं, और ये जो वत्सर्य वर्ण है इसमें न ल और स को शामिल करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, अगर परीक्षा में इस तरह का सवाल अगर पूछ लिया जाता है, ल वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो हमें दंत करना है, ये ऑप्शन में हो तो ये करना है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों करने हैं, और अगर ये दोनों ऑप्शन में दिए हों तो हमें दंत ही सही उत्तर मानना है। ऐसा प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 8 मानी जाती है, जिसमें काकल हो गया, उरय इसको कह सकते हैं, दंत हो गया, कंठ हो गया, जीवा मूल हो गया, सिर यानी मुर्दा हो गया, तालु हो गया, होठ हो गया, नासिका हो गया, ये 8 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम बात करें करण की, तो हमारे मुख में उपयुक्त 8 उच्चारण स्थानों के अलावा भी कुछ ऐसे अंग होते हैं जो उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन ऐसे सहायक अंगों को हम किस नाम से जानते हैं, करण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है, एक तो जीभ, एक स्वर तंत्रिका, एक अधरोष्ठ और एक कोमल तालु। आगे हम बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर वर्ण। प्रयत्न के आधार पर वर्ण क्या है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंगों को जो प्रयास करना पड़ता है उसे हम प्रयत्न का आधार मानते हैं। इसके आधार पर जो वर्ण है उनको हम 3 उपभेदों में शामिल कर लेते हैं। एक तो हो गया कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास वायु के आधार पर, और तीसरा हो गया उच्चारण के आधार पर। तो देखिए, कंपन के आधार पर वर्ण है उनको 2 भागों में हम बांटते हैं। एक तो होता है ए घोष और एक होता है स घोष। अब ए घोष क्या होता है, जब किसी वर्ण का अगर हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर नाद या गूंज कम होती है तो उसको ए घोष कहते हैं, ज्यादा होती है तो स घोष कहेंगे। अब ए घोष में क्या आएगा, पहला, दूसरा, से है, से
और तीनों से आ जाएंगे, और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, इनको क्या मानेंगे, अघोष मानेंगे। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा सारे स्वर यर ल व है और अनुस्वार और ड और ढ इन दोनों को शामिल करते हुए इनको घोष वर्ण मानेंगे। फिर कहते हैं श्वास वायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अलप प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। अलप प्राण का मतलब है कि जब इसका उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु है वो कम मात्रा में हमारे मुख से बाहर निकलती है, और महाप्राण में ज्यादा मात्रा में हमारे मुख से श्वास वायु है वो निकलती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये र ल व है और ये ड और सारे स्वर हैं ये तो अलप प्राण होते हैं, और दूसरा, चौथा स है, और ये जो ढ होता है इसको हम महाप्राण कहते हैं। आगे बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्पर्शी व्यंजन है, ये इनकी संख्या हो गई 16 यानी हर वर्ग का 4 जो वर्ण है उसको हम स्पर्शी व्यंजन कहेंगे। उसके बाद में है स्पर्श संग्रसी, इसमें 4 आते हैं, तीनों प्रकार के स और है इनका उच्चारण जो इनको है हम संघर्षी व्यंजन कहेंगे। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहेंगे, च छ ज ज को कहेंगे। और नासिका वर्ण किसे कहेंगे, जो वर्ग के 5वें वर्ण होते हैं इनको कहेंगे। उच्छिप्त या ताड़न जात किसे कहते हैं, या इनको हम द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं।